Next question is, a pendulum clock keeps correct time at 0 degrees Celsius. If the coefficient of linear expansion is alpha, then what will be the loss in time per day when the temperature rises by t degrees Celsius? A option is alpha t by 2, then B option is t by 2 second, C option is 1 plus alpha t by 2 day, and D option is 1 plus alpha t by 2 second. It is here. We know very well time period of simple pendulum t is equal to 2 pi under root L by G is the basic one. In this way, this time period is depending on under root L, it being the original time period here. अगर हम टेम्परेचर को रेज कर देते हैं, the time period will become t dash proportional to under root of L dash. Why is so? क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही आपने इसको हीट अप कर दिया, वायर को हीट अप कर दिया, इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा. वी नो वेरी वेल द न्यू लेंथ बिकम हियर L dash इक्वल टू L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. और इस सिचुएशन में आपको जो डेल्टा टी दे रखा है चेंज इन टेम्परेचर वो t है. It is here. In this way, t dash by t become equal to under root of L dash by L. Let me put the value of L dash here. L dash आपने यहाँ से find out कर रखा है. It become here L 1 plus alpha t over L. ये आपने वैल्यू पुट कर दिया L dash की, यहाँ से आ गया, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा. It become here 1 plus alpha t raised to power half. अब यहाँ पे जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको डील करने के लिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज कर लेंगे. तो ये आ जाएगा हमारा 1 plus half of alpha t प्लस हायर टर्म्स आएंगे यहाँ पे, और हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. हायर टर्म्स नेग्लेक्ट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, 10⁻⁻5 होती है पर डिग्री सेल्सियस, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं. तो अब आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ से, इट बिकम हियर t dash अपॉन t माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा t. इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा t dash माइनस t अपॉन t एंड इट बिकम हियर हाफ अल्फा t. तो आपको जो प्रॉब्लम में गिवन है कि करेक्ट टाइम उसका कब है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है. ओके, और पर डे आपको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे जो लॉस इन टाइम आएगा पर डे, टी इज बीइंग टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, तो कितना आ जाएगा पर डे, लॉस इन टाइम पर डे एंड इट बिकम हियर हाफ ऑफ alpha t. A is the correct option here. The next question is, equal masses of three liquids A, B and C have temperatures 10 degrees Celsius, 25 degrees Celsius and 40 degrees Celsius respectively. If A and B are mixed, the mixture has temperature of 15 degrees Celsius. If B and C are mixed, the mixture has temperature of 30 degrees Celsius. If A and C are mixed, the mixture has temperature of, and four options are given to you, 16 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, 25 degrees Celsius and 29 degrees Celsius. Here the solution is, आपको जो A है, B है and C है, इनके टेम्परेचर्स आपको गिवन है. ए का अपना टेम्परेचर कितना है, इट इज 10 डिग्री सेल्सियस है. बी का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है. और सी का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है. प्रॉब्लम में गिवन है जब आपने ए और बी को मिक्स कर दिया है, ए और बी को मिक्स कर दिया तो इसका कॉमन टेम्परेचर कितना है आपका, 15 डिग्री सेल्सियस का कॉमन टेम्परेचर. व्हेन बी एंड सी आर मिक्स्ड, जब आपने इनको मिक्स किया दैट कॉमन टेम्परेचर बिकम हियर 30 डिग्री सेल्सियस. आपका क्वेश्चन ये है व्हेन ए एंड सी आर मिक्स्ड, जब आप ए एंड सी को मिक्स करेंगे तो इनका कॉमन टेम्परेचर कितना हो जाएगा. ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है. तो आप जब ए और बी को चेक करेंगे, आप ए एंड बी को डिस्कस कीजिएगा. यहाँ पे ए का टेम्परेचर 10 डिग्री है, बी का कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है. तो हीट गेन बाय ए, यानी हीट गेन बाय ए ने जो हीट गेन की है इज इक्वल टू हीट लॉस बाय बी, बी ने जो हीट लॉस की है. तो यहाँ पे जो हीट गेन बाय ए क्या होता है आप जानते हैं, एम सी डेल्टा टी. तो क्यों ए ने जो हीट गेन की है वो कितना होगा, एम सी डेल्टा टी होता है. डेल्टा टी फॉर मैंने जानबूझ के 1 लिख दिया, इज इक्वल टू क्यूबी कितना हो जाएगा, एम सी बी एंड डेल्टा टी इज डेल्टा टी 2. यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि एम दोनों इक्वल हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में आपको गिवन है इक्वल मासेस आर हियर. तो यहाँ से मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास सी ए है डेल्टा टी 1, डेल्टा टी 1 स्टैंड दैट चेंज इन टेम्परेचर. देखो कॉमन टेम्परेचर कितना हमारा 15 है और ए का टेम्परेचर कितना है 10 है. तो कितना चेंज हो गया, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू सी बी डेल्टा टी 2. टी 2 को हम देखते हैं, बी का टेम्परेचर कितना था 25 था, बाद में कॉमन कितना हो गया 15 हो गया. तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, चेंज इन टेम्परेचर बी का ये हो गया है. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सी ए इंटू 5 इज इक्वल टू सी बी इंटू 10. इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा सी इक्वल टू 2 सी बी. ये आपने एक इक्वेशन एस्टेब्लिश कर दिया है. सिमिलरली आप डिस्कस कर सकते हैं बी एंड सी के लिए. अगर आप बी और सी को आइडेंटिकल चेक करेंगे तो आपका आंसर कितना बन जाएगा फॉर बी एंड सी. तो बी एंड सी को देखते हैं, तो हीट जस्ट गेन बाय बी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय सी, क्योंकि कैलोरीमेट्री का हमारा प्रिंसिपल होता है. आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे बी और सी को देखो तो हीट होगा एम सी डेल्टा टी, डैश बोल दिया मैंने इसको, इज इक्वल टू एम सी सी ऑफ डेल्टा टी डबल डैश मैंने इसको बोल दिया है.
मास सेम है हमारे पास, सी बी इंटू डेल्टा टी डैश। अब आपने देखना है बी और सी की बात हो रही है, तो बी का टेम्परेचर कितना है 25 है, कॉमन टेम्परेचर कितना हो गया 30, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 30 माइनस 25 इज इक्वल टू सी सी, एंड टेम्परेचर ऑफ फॉर सी कितना था इसका 40 था, बाद में कितना हो गया 30 हो गया, इट बिकेम 40 माइनस 30। अब सॉल्व कर दीजिए यहाँ से, सी बी इंटू 5 इज इक्वल टू सी सी इंटू 10, ये भी कितना आया आपका आंसर 5 टू 10 आ जाएगा, देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी सी। तो आपने ये रिजल्ट यहाँ से भी कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए एंड सी। ए का अपना टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है, सी का कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो मिक्सर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, आप जानते हैं हीट गेन बाय ए विल बिकम इक्वल टू हीट गेन बाय सी। तो यहाँ से आप हीट गेन बाय कितना हो जाएगा एम सी ए डेल्टा टी, डेल्टा टी आप ए कह दीजिए इसको, इज इक्वल टू एम सी सी ऑफ डेल्टा टी, सी कह दीजिए इसको, यहाँ से सी ए इंटू डेल्टा टी फॉर ए, कॉमन टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा T माइनस 10 चेंज इन टेम्परेचर, लेट द कॉमन टेम्परेचर इन दिस सिचुएशन इज T। जिस सिचुएशन को हम पढ़ रहे हैं इस सिचुएशन में कॉमन टेम्परेचर कितना हो जाएगा T हो जाएगा। आपने कॉमन टेम्परेचर तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, A का T माइनस 10 हो जाएगा, और B का C का कितना हो जाएगा डेल्टा T फॉर C, इट बिकम हियर 40 माइनस T। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये स्पेसिफिक हीट A की है, स्पेसिफिक हीट C की है, ये अननोन है। आप एक काम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो CA है वो किसके बराबर है, यू गेटिंग इट हियर, CA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CB, तो आपने वैल्यू पुट कर दिया ट्वाइस ऑफ CB, T माइनस 10 इज इक्वल टू CC, यू गॉट इट हियर, CC कितना है हमारे पास CB/2 है ना, CB/2 ये हो जाएगा 40 माइनस T है। तो आप देखेंगे यहाँ से CB यहाँ भी है, CB यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ के 4 T माइनस 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू इट बिकम हियर 40 माइनस T, इट बिकम हियर 5T इज इक्वल टू 80 and T is equal to 16 degrees Celsius. This is the answer here. The next question is, a substance of mass m kg requires a power input of p watt to remain in the molten state at its melting point. When the power is turned off, the sample completely solidifies in time t second. What is the latent heat of fusion of the substance? A option is Pt by m, B option is Pt square by m, C option is P square T by m, and D option is Pt by m square. It is given in this problem that to keep the substance in liquid state, molten state, we required a power of p watt. तो पावर सप्लाई कितना चाहिए उसको मेल्टन स्टेट में बनाए रखने के लिए, पावर p इज इक्वल टू p watt, ये हमें पावर गिवन है। लेटर ऑन जब हम उसको फ्री छोड़ देते हैं, पावर को ऑफ कर देते हैं, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है कितने टाइम में, t सेकंड में। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन आपको t दे रखा है, t सेकंड दे रखा है, तो आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, नो वेरी वेल, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी कितना यूज हुआ यहाँ पे, तो जो एनर्जी यूज हुआ वो हीट एनर्जी की फॉर्म में रहेगा, तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो सॉलिडिफाई हो रहा है, यानी Q इज इक्वल टू PT, आपने ये सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे सब्सटेंस सॉलिडिफाई हो रहा है, तो सॉलिडिफाई होने का मतलब है उसकी स्टेट चेंज हुई है, और स्टेट चेंज जब भी होती है, दैट नो वेरी वेल, if state changes then we having formula Q is equal to ml, mass into latent heat here। तो यहाँ Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mass into latent heat is equal to PT, and therefore we have to find out the latent heat of fusion, L is equal to PT by m. It is the answer here. In this way A is the correct option. Next question is, a cylinder of radius r made of a material of thermal conductivity K1 is surrounded by a cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r made of a material of thermal conductivity K2. The two ends of the combined system are maintained at two different temperatures. There is no loss of heat across the cylindrical surface and the system is in steady state. The effective thermal conductivity of the system is, and four options are given to you. Here it is given to you in this problem. The inner, we having a cylinder of radius r, it is given to you, and whose conductivity is K1. Outer shell is having its inner radius r and outer radius 2r. It being the shell here, ये हमारे पास शेल है जिसका कंडक्टिविटी K2 आपको ये बना। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेंडर इज एट टेम्परेचर θ1, राइट साइड इज एट θ2, एंड हीट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। As the heat is flowing from θ1 to θ2, then we know very well heat flowing between two isothermal surfaces, Q is equal to Ka θ1 minus θ2 by D into T। अब इस प्रॉब्लम में हमें बड़े केयरफुली देखना है कि जो हीट सीरीज में पूरा सिस्टम है, हीट फ्लो राइट साइड को हो रहा है, इट मींस जो हीट फ्लो हो रही है
उसका जो रेट होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, वो कांस्टेंट रहेगा. इट मींस H इज इक्वल टू Q बाई T इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 बाई D एंड इट मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट. अब आप यहां से ये भी देख सकते हैं θ1 माइनस θ2 अपॉन D, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी. ये बात समझनी है आपने. क्यों कांस्टेंट हो जाएगी? क्योंकि आप देख रहे हैं कि θ1 θ2 के बीच का डिस्टेंस D है, ये फिक्स है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्ट आपका बनेगा वो बन जाएगा Ka इज इक्वल टू कांस्टेंट. Ka बिकम इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2, जहां पे Ka तो पूरे स्ट्रक्चर के लिए है और K1A1 ये सिलेंडर के लिए है, इज फॉर द सिलेंडर, एंड K2A2 इट फॉर द सेल, जो आउटर सेल हमारे पास है उसके लिए है, और Ka पूरे सिस्टम के लिए है. K इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर द सिस्टम, A इज द एरिया ऑफ द सिस्टम. पूरे सिस्टम का एरिया कितना हो जाएगा? इस पूरे को एज अ कंप्लीट सिस्टम मान के चलते हैं, पूरा एक सिस्टम हमने अज्यूम कर दिया है. इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा 2r. रेडियस हो जाएगा 2r, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर मींस 2r होल स्क्वायर इज इक्वल टू K1A1. सिलेंडर के लिए एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. आप देख सकते हैं क्योंकि सिलेंडर की जो रेडियस है वो ये है, ये आपको गिवन है यहाँ पे. इसका रेडियस कितना आपके पास? r है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस K2 इंटू A2. A2 इज द एरिया ऑफ द सेल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेल, और ये आएगा आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आउटर रेडियस माइनस पाई इनर रेडियस स्क्वायर. आपके पास जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी ना, दिस वन. देखिएगा ढंग से, आपके पास सेल यहाँ है, ये सेल है हमारे पास, तो इस सेल का इनर रेडियस कितना है आपके सामने? आपको इनर रेडियस कितना है आपके सामने? स्मॉल r है, लेट इट बी r1. अरे आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक r2 हो जाएगा. तो आपको सिर्फ ये एरिया निकालना है, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर. अब आपने r2 कितना है आपके पास? 2r है, तो पाई इंटू 2r होल स्क्वायर आएगा माइनस पाई r1 स्क्वायर इज r स्क्वायर. इसको सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर यहां से आ जाएगा. इट बिकम हियर k पाई 4r स्क्वायर इज इक्वल टू k1 इंटू पाई r स्क्वायर प्लस K2. इट बिकम हियर 2 टू 4 और माइनस 1 कितना बचेगा? पाई इंटू 3r स्क्वायर. आप देखेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर आपके पास यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है. देन इफेक्टिव K बिकम हियर K1 plus 3 K2 upon 4. It is the answer here. A option is the correct option.